कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद मध्य प्रदेश भाजपा खासी उत्साहित है, लिहाजा मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। ठीक वैसे ही जिस तरह मिशन उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई थी, उसी तरह कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने में भाजपा जुट गई है, जिसके दम पर उपचुनाव का रण जीता था। लेकिन मिशन 2023 की तैयारी इस बार जुदा है, क्योंकि इस बार फोकस मालवा अंचल और निमाड़ पर है। होना भी चाहिए, क्योंकि साल 2018 में इस सीट पर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा था, लिहाजा हाथ से सत्ता निकल गई थी। हालांकि उपचुनाव में कुछ हद तक पार्टी ने नुकसान की भरपाई कर दी। आगामी दिनों में पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इस लिहाज से एमपी बीजेपी ने अभी से मालवा निमाड़ वाली सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लेकिन पार्टी का पहला लक्ष्य निकाय चुनाव में बाजी मारना है। देखिए, मालवा और निमाड़ की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है। उस जगह को हम कह सकते हैं कि धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से, सांस्कृतिक व्यवस्था के हिसाब से गढ़ माना जाता है। वहां पर जो भी चीजें आगे बढ़ती हैं निश्चित रूप से देश में उसका असर देखने को दिखाई देता है। अपने आप में वो बहुत तरीके से संवेदनशील भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास रहता है कि वहां पर एक अच्छा नेतृत्व विकसित हो। इधर बीजेपी की रणनीति है तो उधर कांग्रेस के सवाल है। हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए, वो फोकस करें, कांग्रेस भी फोकस कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और 2023 में हम उन्हें पछाड़ेंगे और जनता उनके खिलाफ है। जनता आज भी जो है हमारे साथ खड़ी है। परिणाम जो भी आए हैं उन परिणामों की समीक्षा हम कर रहे हैं। ये जो परिणाम है ऑर्गेनिक परिणाम नहीं है और इसकी समीक्षा के बाद नई तैयारी के साथ हम भी जुटेंगे। वैसे तो आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय बाकी है, यानी चुनाव में 3 साल का वक्त है। लेकिन बिना समय गवाए हार पर समीक्षा और संगठन को मजबूत करने, साथ ही जनहित के मुद्दे पर फोकस करना भाजपा ने शुरू कर दिया है। फिर चाहे लव जिहाद की बात हो या मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजे की, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो या आगर मालवा में गौ कैबिनेट की बैठक की, हर मोर्चे पर भाजपा काम कर रही है। अब देखना होगा कि 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी की कवायद की काट कांग्रेस क्या निकाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है जीत की जंग, मालवा निमाड़ में संग। समझेंगे इसको, लेकिन पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या मालवा निमाड़ में भाजपा का जनाधार हुआ कमजोर? क्या मिशन 2023 का निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलेगा फायदा? बीजेपी की रणनीति की कांग्रेस के पास क्या होगी काट? क्या आगर मालवा में गो कैबिनेट की बैठक इसी तैयारी का हिस्सा? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू है। लेकिन मध्य प्रदेश का जब बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मालवा से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है, यानी सत्ता की चाबी कहीं है तो मालवा के हाथ में होती है। ये बात अलग है कि जब उपचुनाव हुए तो ये चाबी चंबल के पास चली गई और जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी का कि अब सरकार बीजेपी की है, उपचुनाव के बाद बीजेपी उत्साहित है, लेकिन अपना खोया हुआ जनाधार मालवा निमाड़ से वापस लाना चाहती है। और वो हुआ भी जब 7 सीटों पर चुनाव हुए, 6 भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई उपचुनाव में, लेकिन 1 सीट आगर मालवा फिर भी निकल गई। और जब सीट निकली है तो फिर वहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि गो कैबिनेट की बैठक वहीं होगी। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर काम करती है। और मालवा निमाड़ तो वैसे भी आरएसएस का गढ़ कहा जाता है। संघ का और संगठन का सबसे मजबूत कोई हिस्सा है तो वो है मालवा निमाड़। लेकिन बीजेपी को चिंता है कि 2018 में जो परिणाम सामने आए वो आशातीत नहीं थे।
ये बात अलग है, स्थितियां बदल गई और अब सरकार बीजेपी की है, पर 2023 से पहले निकाय चुनाव भी है और 2023 तो होना ही है, तो अपनी तैयारी कर लेना चाहती है। और वही मालवा निमाड़ जहां से भारतीय जनता पार्टी चाबी लेकर आती सत्ता की, उस पर काम कर कर ये दिखाना भी चाहती, बताना भी चाहती है और खुद अपने गढ़ को मजबूत करना चाहती। यही हमारा मुद्दा है आज, जीत की जंग, मालवा निमाड़ संघ। कितना संघ होगा, बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। शंकरलाल तिवारी है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। योगेश यादव जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और अनिल श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आपसे ही समझ लेते हैं कि जिस तरह हम भी जब कभी भी देखा है तो संघ या संगठन की जब बात होती है बीजेपी की, तो मालवा निमाड़ उसमें अव्वल होता है। और जब जब बीजेपी जीत की तरफ बढ़ी है, सत्ता की तरफ बढ़ी है, तो मालवा से ही उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन 2018 में हमने देखा कि कुछ जगह, कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से कांग्रेस के पास चली गई और वही सत्ता कांग्रेस के पास आ गई। अब ये जो तैयारियां दिखाई दे रही है कि अगर से शुरुआत करना गो कैबिनेट की, क्या ये उसी का हिस्सा है? आप सही बोल रहे हैं मनोज भाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए मालवा निमाड़ अंचल जो है, ये इनका एक अभेद्य गढ़ है। यहाँ संगठन का, आरएसएस का बहुत ज्यादा काम है। और अगर मध्य प्रदेश के किसी अंचल में अगर अपन देखा जाए तो मालवा निमाड़ी एक ऐसा अंचल है जहां संघ की जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त संघ मजबूत है। यहां तक कि घर घर संगठन ने अपना एक संघ ने ऐसा नेटवर्क स्थापित कर रखा है जो बिल्कुल अभेद्य है। आप देखिए 2003 से लेकर और 13 तक भारतीय जनता पार्टी जो जीती है वो मालवा और निमाड़ अंचल के ही कारण जीती है, जबरदस्त ढंग से। लेकिन 18 में जो चुनाव हुआ वहां पर 29 सीटें वहां पर उसमें पिछड़ गई और यहीं से वो सरकार विपक्ष में आ गई और कांग्रेस सरकार जीत गई। अभी आप देखिए, अभी जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में मालवा अंचल में 7 सीटें थी जहां चुनाव होने थे, जिसमें आगर भारतीय जनता पार्टी से छूट गया, लेकिन 6 सीटें उसने कांग्रेस से छीन ली। तो कुल मिला के यह है कि अब उसको यह चिंता है कि आगर कैसे छूट गया, क्योंकि आगर भी अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये देखिए, उसकी सोच देखिए कि उसको ये एहसास नहीं हो रहा कि हमने 7 में से 6 सीटें छीन ली कांग्रेस से। उसको ये एहसास हो रहा है कि एक हमने सीट खोई है, वो हमारे लिए संकेत, गड़बड़ संकेत है। और उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उसने अपना कार्यक्रम यहीं से चालू किया है, गो कैबिनेट का 22 तारीख को जो होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय एक चुनाव जीतती है और दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है और इसी का अपन इसको जो 22 तारीख का काम हो रहा है, इसी से अपन जोड़ के इसको देख सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और देखा जाना चाहिए। शंकरलाल तिवारी जी, 2018 में कहां चूक हो गई, कहां गलती कर गई? वो तो आपका गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। हालांकि आपने उपचुनाव में आते आते ये बता दिया कि गढ़ हमारा कायम है, लेकिन एक एक सीट पर काम क्या 2023 की तरफ बढ़ चली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बिल्कुल एक एक सीट, एक एक मतदान केंद्र की दृष्टि से पार्टी विचार करती है, कार्यकर्ता तैनात करती है। हमारे यहाँ 3 काम है। कार्यालय सक्रिय होना चाहिए, कार्यकर्ता को कार्यक्रम निरंतर मिलना चाहिए। ये कार्य 3 का है, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता। इन 3 को निर्बाध रूप से निरंतर पार्टी के किसी न किसी काम से जोड़ करके रखना और समाज की सेवा करना, यह पार्टी हमेशा करती है। 2018 में हमें भूल चूक नहीं हुई। भूल चूक ये हुई है कि शिवराज जी को खजाने की स्थिति मालूम थी, सरकार को, बीजेपी के लोगों को खजाने की स्थिति मालूम थी और हम जानते थे कि कर्जा माफी से किसान का बड़ा फायदा नहीं होता, वो फिर कर्जे में आ जाता। और इसलिए कांग्रेस ने एक धोखा पैदा किया, एक भ्रम पैदा किया मंदसौर के एक तथाकथित। तो कांग्रेस ने भ्रम पैदा किया कि आपने कांग्रेस को भ्रम में डाल दिया? वह 18 में तो उन्होंने भ्रम पैदा किया और किसानों को प्रलोभन मिला कि 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। ये एक करंट लॉलीपॉप था जो कांग्रेस ने किसानों के बीच में, और राहुल गांधी को बुला करके उनसे कहलवाया
10 दिन में कर्जा माफ नहीं मुख्यमंत्री साहब। इस भ्रम में तुम कुछ सीटों में, कुछ क्षेत्रों में, और कई बार कुछ थोड़ी बहुत और अन्य कारण भी हो जाते हैं, पर कहीं बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को। कांग्रेस हमसे 2-4 सीट ज्यादा थी, वो भी रमाबाई के सामने सरेंडर थी, वो भी बीएसपी के सामने सरेंडर थी, सपा के विधायक जी के सामने कुशवाहा जी के सरेंडर थी। शेरा रोज आंख दिखाते थे और प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक थे। लेकिन जिन बाई का तिवारी जी, जिन बाई का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ कह रही है। आज तो उन्होंने कह दिया कि मैं अब बीजेपी से चुनाव लड़ूंगी। बहुत अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है। पार्टी खुली है, विचारधारा से यदि वो जुड़ती है उनका स्वागत है। पार्टी खुद तय करेगी, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पार्टी ही तय करेगी कि अगर वो आना चाहती है तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व उस संबंध में विचार करेगा। पर जिस ढंग की आज भी रमाबाई जी का समर्थन शिवराज जी को है, बीएसपी के विधायकों का, सपा के विधायकों का, चेहरा भाई साहब का भी, सबका। पर इस सबके बावजूद तेवर तो देखिए, और इसलिए हमारे यहाँ लोगों को विश्वास है ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है। यदि हम इससे जुड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम जनता के सामने जब जाएंगे तो हम उत्तर देने योग्य होंगे, जनता हमको स्वागत करेगी। और कमलनाथ जी के कार्यकाल में विश्वास नहीं जम पाया जी। योगेश यादव जी, और उसका नतीजा था जी कि देखिए, उसका नतीजा था कि पूरे रीवा संभाग में, एक जमाने में रीवा संभाग में बड़ी तूती बोलती थी कांग्रेस, आज यहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है, चिराग जलाने वाला नहीं है कांग्रेस का एक विधायक। इस स्थिति में आगर मालवा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे के जमाने से, परम पूजनीय गुरु जी के जमाने से, परम पूज्य वाला साहब देवरस जी के जमाने से 3-3, 4-4 पीढ़ियां वहां जनसंघ और संघ के कार्य में खप चुकी है। ठीक है, इसलिए आप भी जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, कि मालवा क्षेत्र हमारा है और वहां यदि हम एक भी सीट हारे हैं उसका कारण कुछ रहा होगा कैंडिडेचर। चलिए, मैं योगेश यादव जी से समझता हूं, यही तो आपका संगठन है, यही आपका संगठन, इसलिए कड़रवेश पार्टी कहा जाता है। योगेश जी, ये वही मालवा निवाड़ है, आप भी वहीं से आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि 2018 में तो आपने मालवा निवाड़ को अपने बस में किया, उपचुनाव में गवा दिया, 6 सीट आपके हाथ से चली गई, जो बच गई है उस पर भी नजर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पहले तो इस अवधारणा को समाप्त कर देना चाहिए कि कोई क्षेत्र किसी का गढ़ होता है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को जो इस भ्रम में अब से दूर हट जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ना संघ की पार्टी रही है, ना केडर बेस पार्टी रही है, एक अवसरवादी पार्टी है जो बेमेल गठबंधन करती रहती है। तो इसलिए कोई गढ़ नहीं होता, क्योंकि आपके स्थापित नेता तो उपेक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता थे, जनसंघ के थे या मालवा क्षेत्र के जो प्रभावी नेता थे, आज वो अस्तित्वहीन हो चुके हैं। यदि वो दिवंगत हो चुके तो उनका परिवार अस्तित्वहीन हो गया है। आज तो कांग्रेस के मिलावट से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कायम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केडर स्थापित पार्टी होती, संघ स्थापित पार्टी होती, तो क्या आवश्यकता होती उसको मालवा और निमाड़ के इतने सारे विधायक की खरीद फरोख्त करने की? उनमें आत्मविश्वास की कमी आई है, अवसरवादिता आई है। तुलसी सिलावट से लेकर डंग तक और मनोज चौधरी तक मालवा में जो खरीदी फरोख्त की गई, उसका कारण ये है। तो आपने भी वही किया ना, आपने भी तो वही किया। आपने कितने लोगों को लड़ा दिया, और आप देखिए परसेंटेज देख लिए तो उसमें ज्यादातर लोग वही जीत कर आए जो दल बदलू रहे, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी। बीजेपी में तो साफ है कि वो लोग तोड़कर आए ही हैं, छोड़कर आए ही हैं, लेकिन आपने भी तो वही किया। देखिए मनोज जी, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा दंभ टूटा है, एक गुमान टूटा है। गुमान इस बात का था कि हम संघ आधारित पार्टी है, हम बूथ पर हैं, हम बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी है। अभी जितने तरीके से जो भी परिणाम आए हैं, ठीक है आपके पक्ष में परिणाम आए हैं, लेकिन बहुत हम अति आत्मविश्वासी नहीं है, हम खुशी के लिए नगाड़े नहीं बजा रहे हैं, लेकिन हम हतोत्साहित भी नहीं है। जैसे कि शंकर लाल जी तिवारी कह रहे थे कि चिराग जलाने के लिए जगह नहीं है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वोटा परसेंटेज बहुत अच्छा है कांग्रेस का, 9 सीट जीती है। आप 28 के 28 दावे कर रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं हुई। आगर मालवा में सीट आई है हमारी,
हमारा विपिन वानखेड़े जीता है, और जिस तरीके से अब आज इस तस्लीम में और इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, और परिणाम बहुत ज्यादा परिवर्तित होते हैं। परिणाम आजकल सुखद मुद्दा, एकदम लेकिन योगेश जी आधारित यही है, योगेश जी मुद्दा यही है। असल में हम मुद्दे से थोड़ा सा इतर जा रहे हैं। मुद्दा यही है कि बीजेपी ऐसा क्या करती है। आगर मालवा आपने जीता, आप भी मान रहे हैं कि आप जीता, हमें भी पता है, लेकिन वही आगर मालवा में जाकर गो कैबिनेट कर रहे हैं, या वही आगर मालवा सहित मालवा निमाड़ पर नजर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या ये वास्तव में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है? देखिए, मैंने कहा ना कि अलग जैसी कोई बात नहीं है, और अवधारणाएं तो इस चुनाव में बहुत सारी ध्वस्त हुई है जी। और सबसे बड़ी अवधारणा विश्वास की ध्वस्त हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाल, चरित्र, चेहरे की बात की जाती थी, नैतिकता की, सहिष्णुता की, राजनीतिक गरिमा की, संस्कृति के विरासत की, भारतीय परंपराओं की, तो ये बहुत सारी अब एक अवसरवादी एक वो पार्टी है जो येन केन प्रकारण, इससे पहले भी इन लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी बहुत सारा फील गुड हो गया था और ये ध्वस्त हुए, बुरी तरह गिरे, चुनाव ये हारे हैं। तो इस तरीके की अब मैं लौट रहा हूं और समझूंगा इसमें कि फील गुड किसको हुआ। जब जिस फील गुड की आप बात कर रहे हैं तो उसको भी जनता ने दिखाया कि अभी फील गुड मत करिए। फील गुड आपको भी हुआ तो हमें लगता है उपचुनाव में वो भी दिखाई दिया है। लेकिन यही आज का मुद्दा है, मालवा निमाड़ पर जंग चल रही है, जीत की जंग है। इस पर आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णता, शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान, रक्षत्रा जेम्स, भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571, ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com, easy EMI and home delivery available. एक बार फिर आपका स्वागत और हम बात कर रहे हैं आज के एजेंडे में जीत की जंग, मालवा निमाड़ संघ। कौन किसके साथ कितना संघ जाएगा, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं शंकरलाल तिवारी जी के पास। तिवारी जी, चीजें बदल रही है, गौ कैबिनेट भी आप वहीं कर रहे हैं, पर्यटन का कैबिनेट भी आपने बना दिया है, लव जिहाद भी आपने छेड़ दिया है, तमाम तरह की चीजें। क्या ये पार्टी ने 2023 की तरफ जो बढ़ रही है, ये माना है कि जहां जहां गलतियां हुई है उन गलतियों को ठीक कर लिया जाए, और एक अलग तरह का मैसेज भी, युद्ध के खिलाफ यदि आप शुद्ध के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं तो ये तो कांग्रेस ने भी किया था, गौ संवर्धन की यदि आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन उससे भी कुछ सीख निकाल लिया आपने? नहीं, देखिए, जनता के हित की कोई भी चीज किसी का अपना मार्का नहीं होता है। गौ की बात आपने करी, गौवध आंदोलन की। गौवध के मामले में जिस तरीके से आज तक पता नहीं चला कि राहुल भैया का, हमारे गांधी जी का, राहुल गांधी जी का जनेऊ संस्कार हुआ कब, और जब चुनाव आया तो वो जनेऊ पहन लिए। जनेऊ संस्कार होता है बकायदे, और इसके बावजूद शिखा भी रख ली। फिर अभी राम जन्मभूमि में जब मंदिर बनने के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो हनुमान भक्त भी हो गए, राम जी की भी जय। खुशी की बात, उन्होंने 15 महीने में गौशालाओं का हल्ला तो किया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन पहले आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस जनेऊ का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मालवा निमाड़ ने शायद समझ लिया था कि उन्होंने ठीक पहनी है, इसीलिए तो आप जा रहे हैं मालवा निमाड़ की तरफ। नहीं, वो तो किसानों को लालीपाप, 2 लाख का कर्जा माफ, और किसान आंदोलन और लाशों के नाम पर जो राजनीति करी थी राहुल गांधी ने,
जीतू पटवारी जैसे लोगों ने, उसका नतीजा हुआ वहां हमको धोखा हुआ था। मेरा अपना विचार ये है, आप वरिष्ठ हैं, आप जो निर्णय करेंगे वो उचित होगा। नहीं, और आप मेरा ये कहना है कि ये, मेरी विनती सुनिए जी जी, ये वही कांग्रेस पार्टी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप याद करते हैं, शायद यादव जी को याद ना आवे, हमारे पत्रकार जी बैठे उनको याद आ जाएगा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, गोवध आंदोलन महात्माओं ने किया था, देश के हजारों की संख्या में 5 लाख के आसपास महात्मा और गो प्रेमी इकट्ठे हुए थे। गुलजार लाल नंदा होम मिनिस्टर थे, इंदिरा जी ने आदेश किया गोली चला दो प्रदर्शनकारियों पर, गुलजार लाल जी ने मना कर दिया। 5 मिनट में होम मिनिस्ट्री से उनका इस्तीफा ले लिए गए, केंद्रीय मंत्री के पद से। और फिर इंदिरा गांधी के सिपाहियों ने दिल्ली में साधुओं को भूंज डाला, दिल्ली की नालियों से साधुओं की लाश। लेकिन आप मालवा निमाड़ से कहाँ चले गए? पड़ा जी, ये आप मालवा निमाड़ से उधर क्यों जा? गौशाला की बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं, मैं काऊ कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। जी जी, ये तो हमारा काम है, हमारा एजेंडा है श्रीमान। गऊ के मामले में हमारा एजेंडा रहा है। हमने पिछले 2018 में जयंत मलैया जी वित्त मंत्री थे, उनके अध्यक्षता में 7 मंत्रियों की और कुछ विधायकों की कमेटी बनाई थी विधानसभा में, जिसमें कांग्रेस के भी मित्र थे, जिसमें तय हुआ था कि हर पंचायत में गौ अभ्यारण्य खोलेंगे। नकल इनने हमारी करी है, पर ये नकल भी खुला था। आगर मालवा में आपने खोला है गौ अभ्यारण्य, हमने खबर भी किया, उस खबर का जिक्र नहीं करना चाहिए। आगर मालवा में खोला है, रीवा संभाग, रीवा में हमारे सिरमौर के पास और बड़ा गौ अभ्यारण्य बना है। और हमने तय कर लिया था कि हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम पंचायतों के बीच में एक गौ अभ्यारण्य होगा। और आप देखते जाइए, हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं ये विपक्ष में, कुछ भी बोले हम सुनेंगे। हाय तौबा तो आप मचा रहे हैं, इसलिए तो मालवा निमाड़ जा रहे हैं। चलिए योगेश जी अच्छा, जवाब दे दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, माननीय शंकर लाल तिवारी बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन शायद इतिहास का ज्ञान कम रखते हैं। ऐसी कोई घटना हुई नहीं, मेरी जानकारी जहां तक मेरे को इतिहास में जितना भी दर्ज है और अपने ज्ञान। सुनिए तिवारी जी, योगेश जी, लेकिन हाँ जी, आप कहिए, कुछ नहीं मालूम, आप कहिए। आप नहीं जी, आपको मैं आपको बतला। चलिए सर सुन लीजिए तिवारी जी, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, आप गौ के इतने प्रशंसक। अरे माननीय तिवारी जी, सुन लीजिए सर, तिवारी सर चाहता हूँ, ये गाय का एक्सपोर्ट तो बंद कर दीजिए। जो गौ मांस आप निर्यात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक, उस पर तो प्रतिबंध कीजिए आप। उत्तर प्रदेश में गौ मांस सर्वाधिक राज्यों में सर्वाधिक संख्या में निर्यात होता है। आप बहुत गौ भक्त बन रहे हैं और कमलनाथ जी की सरकार में हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला खुलने का निर्णय किया गया था और क्रियान्वयन भी किया गया था। आप सिर्फ नारे देते हैं, शिगुफेबाजी करते हैं और उसका क्रियान्वयन आपके 15 वर्षों के कार्यकाल में जो गौशाला उपलब्ध है, मैं स्वयं गौशालाओं का सदस्य हूं, कई जगह गौशाला का मैं सम्मानी मेंबर हूं, मैं जानता हूं कि कितनी बेरुखी की गई और कितनी गाय मरी है 15 साल में। आप लोगों के कार्यकाल में ये इतिहास में दर्ज है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और कमलनाथ की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने गौशालाओं को आते से ही अनुदान प्रदान किया, और आप सिर्फ नारे देते हैं, आप बातें करते हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। योगेश जी ये भी बता दीजिए कि जीत की जंग की तरफ मालवा निवाड़ संघ लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए मनोज जी, पहली बात तो संघ है कहां जी, ये बताइए आप। राजवर्धन सिंह जी, अपने क्षमा कीजिएगा, दत्ती गांव जी जो बदनावर से जीतते हैं, तुलसी सिलावट जीतते हैं, मनोज चौधरी जीतते हैं या डंग जीतते हैं, ये संघ के लोग हैं कहां? ये तो शुद्ध के लिए युद्ध करें पहले, इनके पास शुद्ध माल ही नहीं है अभी तो, ये तो मिलावट का माल खा रहे हैं। तो कहां संघ है, कहां भारतीय जनता पार्टी है, कहां कैडर है? ये तो अब तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अब भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो गया। कांग्रेस युक्त भाजपा और भाजपा मुक्त भाजपा हो गई। धारा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा योगेश जी, कांग्रेस को भी। लेकिन देखिए, आप जिस धारा में बीजेपी बढ़ चली है उस धारा पर आप भी आए, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम यही सब बातें करते रहे जैसा उपचुनाव में हो गए। जी बताएं आप। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि उस धारा को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। वो ठीक है, अब वो कैडर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कैडर गड़बड़ हो गया जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। यदि इतनी गंभीरता से मालवा निवाड़ को बीजेपी ले रही है तो कांग्रेस को भी जाना तो पड़ेगा ना। नहीं देखिए, स्वाभाविक रूप से निश्चय ही हमारे सामने चुनौतियां हैं।
हमारा अपना आत्ममंथन है, हमारा एनालिसिस है, कल के नियोजन है, कल के हम प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल मालवा अंचल में जैसे पुरानी सफलताएं प्राप्त की थी पुनः सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जी शिवराज सिंह जी की सरकार में मालवा की बहुत उपेक्षा की गई। मिनिस्ट्री में जब कैलाश विजयवर्गीय हटे उसके बाद महेंद्र हाडिया को हटाया गया। लोगों ने इंटेंशनली मालवा के साथ जितनी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की उतनी किसी ने मुझे लग रहा है उसी उपेक्षा से बचना चाह रही बीजेपी। अनिल शर्मा जी, ये गड़बड़ तो हुई कहीं, आप देखिए कि जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला पिछली दफा, और अब चीजें बदल रही है कुछ, जिस मालवा निमाड़ के हम जिक्र कर रहे हैं। क्या सही में कांग्रेस की ने जो पाया 2018 में, बीजेपी अब उसको बिल्कुल नहीं खोना चाहती है और जो गलतियां हुई है उसको सुधार लेना चाहती है? नहीं, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी का तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस भी अब खोने के कुछ मूड में नहीं है। आप देखिए अभी जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में मतदान के पहले तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं था कि हम ये सीट जीत जाएंगे, ये सीट जीत जाएंगे। दोनों 28-28 की बात कर रहे थे आप और हम, मैं वही बता रहा हूं ना, लेकिन एक भी सीट पे कोई दावा करने की स्थिति में नहीं था। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की हर सीट पर चुनौती रही। अब इसको कांग्रेस का अपन दुर्भाग्य कह सकते हैं कि बासपा बाई इलेक्शन कभी लड़ती नहीं है, उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन वो कूद पड़ी और वो भले ही ना जीते लेकिन हरवाने में बहुत सक्षम साबित होती है, तो ये इसका दुर्भाग्य कह ले। और आप देखिए कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में नई एक कांग्रेस खड़ी हो गई, जबकि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के सारे कद्दावर नेता, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये कहा जा रहा था कि यहां तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है, वहां पर उनसे सीटें अगर झटक लेना तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। और जिस ढंग से दोबारा कांग्रेस संगठित हो रही है, मैं समझता हूं आने वाले चुनाव में फिर से एक बार ये बड़ी दिलचस्प बात कही और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, और यही दिलचस्प मोड़ पर नजर आया क्योंकि कांग्रेस भी अब पहले जैसी तो कम से कम नहीं है, यदि हारी है तो उस पर विचार भी कर रही है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। पल मालवा निमाड़ किसके संग जाएगा, क्योंकि 2018 में तो कांग्रेस के साथ गया, उपचुनाव होते होते बीजेपी ने अपनी स्थितियां सुधार ली, लेकिन फिर बीजेपी चाहती है कि अपना गढ़ बचा ले, पर क्या यह गढ़ 2023 के चुनाव तक मजबूत कर पाएगी बीजेपी? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिएगा।